संस्थाओं का कामकाज। इस पाठ के अंतर्गत हमने उन लोकतांत्रिक संस्थाओं के विषय में बात की जो लोकतंत्र के अंतर्गत विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन करती हैं, उनको चलाती हैं। ठीक है जी। एक आदेश के माध्यम से हमने समझा कि सरकारी आदेश किस प्रकार से निकाला जाता है और किस प्रकार से तीनों प्रकार की संस्थाएं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उसमें अपना भागीदारी निभाती हैं। उसके बाद हमने बात किया कि निर्णय करने वाले लोग कौन कौन होते हैं। राष्ट्रपति के विषय में, प्रधानमंत्री के विषय में हमने बातचीत की थी। इसके बाद बात की हमने पहली संस्था विधायिका के विषय में। विधायिका के अंतर्गत हमने संसद की बात की और उसमें लोकसभा व राज्यसभा के अधिकारों की हम बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में। ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो है यह इसकी शुरुआत हम कार्यपालिका से यानी दूसरी संस्था से करेंगे। राजनीतिक कार्यपालिका से यहाँ पर तात्पर्य, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि कार्यपालिका से तात्पर्य सरकार से होता है, क्योंकि हमारे जो लोकतंत्र में किसी भी सरकार के विभिन्न स्तरों पर हमें ऐसे अधिकारी मिलते हैं जो रोज़मर्रा के फैसले करते हैं, हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले फैसले करते हैं। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वे जनता के द्वारा दिए गए सबसे बड़े अधिकारों का इस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सभी अधिकारियों को सामूहिक रूप से कार्यपालिका कहा जाता है। ठीक है जी। और सरकार की नीतियों को कार्यरूप देने के कारण इन्हें कार्यपालिका कहा जाता है। इस तरह जब हम सरकार के बारे में बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य आमतौर पर कार्यपालिका से ही है। तो वही बात इन्होंने कह दी जो मैंने भी बताई थी इसके बुक के अकॉर्डिंग भी, कि जो सरकार है उसको हम कार्यपालिका के रूप में लेते हैं। अब यहाँ पर अगला हेडिंग है राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका का क्या मीनिंग है? इसमें वही बात आ जाएगी अधिकारी वाली और सरकार वाली। ठीक है, कैसे आती है देखिए। किसी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के दो हिस्से होते हैं। जनता द्वारा खास अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है। ये राजनीतिक व्यक्ति होते हैं जो बड़े फैसले करते हैं। तो ये सारे कौन है? ये जिनको हमने चुन के भेजा है वो सब किस में आएंगे? सरकार किस में आएगी? राजनीतिक कार्यपालिका में। ठीक है। दूसरी ओर जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें स्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवक कहते हैं। इसके अंतर्गत वे नौकरशाह आते हैं, जैसे डीएम, एसडीएम, सीओ आदि। ठीक है जी। तो ये स्थायी कार्यपालिका कहलाती है। लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हैं। वे सत्ताधारी पार्टी के बदलने के बावजूद अपने पदों पर रहते हैं। ये अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं और रोजमर्रा के प्रशासन में उनकी सहायता करते हैं। तो आप समझ गए राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में क्या अंतर है। ठीक है। चलिए, अब एक प्रश्न उठता है कि जो राजनीतिक कार्यपालिका है उसको गैर राजनीतिक कार्यपालिका या स्थायी कार्यपालिका से अधिक अधिकार क्यों दिए गए हैं, जबकि स्थायी कार्यपालिका वाला व्यक्ति जो है वो आमतौर पर अधिक पढ़ा लिखा होता है राजनीतिक कार्यपालिका वाले व्यक्ति की तुलना में। भाई जो अधिकारी होते हैं, डीएम आदि होते हैं, वो किसी नेता से अधिक तो पढ़े लिखे होते ही हैं। ठीक है। तो इसको ऐसा क्यों कहा गया है, क्यों इसको अधिकार दिए गए हैं? ठीक है। तो किसी वित्त मंत्री की माने तो वित्त मंत्री से जो नीचे काम करने वाले लोग हैं वो उससे ज़्यादा योग्य हो सकते हैं। ठीक है जी। ऐसे ही प्रधानमंत्री के नीचे जो व्यक्ति, उसका जो असिस्टेंट है, वो काफ़ी योग्य व्यक्ति हो सकता है प्रधानमंत्री की तुलना में। तो ऐसा क्यों कि राजनीतिक कार्यपालिकों को ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं? इसका एक सीधा सा कारण है क्या कि लोकतंत्र में लोगों की जो इच्छा है वो ही सर्वोपरि होती है। ठीक है जी। मंत्री को लोगों के द्वारा चुना गया होता है। इस तरह जनता की ओर से उनकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार भी उस मंत्री को मिलता है, उस प्रतिनिधि को मिलता है जिसको जनता के द्वारा चुना गया होता है। वहीं स्थायी कार्यपालिका का जो व्यक्ति होता है, जो अधिकारी होते हैं, वे अपनी मेहनत के बल पर पहुंचे होते हैं, उनको जनता के द्वारा चुना गया नहीं होता। इसीलिए उस विशेष काल के लिए, विशेष समय के लिए उस राजनेता को, उस मंत्री को अधिक अधिकार दिए जाते हैं जिसको जनता ने चुनकर भेजा है, जिससे वह जनता के हितों के विषय में जान सके, हितों का रक्षा कर सके, जनता के जो चाहना है, जनता की जो इच्छा है उसको पूर्ण कर सके। ठीक है। अब कार्यपालिका के अन्य अंगों के विषय में बात करते हैं। तो सबसे पहला अंग है, जो हम देश की कार्यपालिका की बात करेंगे तो उसका सबसे पहला अंग है प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद।
देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पद है यदि हम भारत की बात करें तो। फिर भी प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी प्रधानमंत्री को नियुक्त नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री का सिलेक्शन कैसा होता है? पूरे देश में एमपीज के लिए या सांसद के लिए चुनाव होते हैं, जिन्हें हम लोकसभा के चुनाव कहते हैं। लोकसभा के चुनावों में बहुमत वाली पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति इसको शपथ दिलाता है और वह प्रधानमंत्री की शपथ लेता है। अगर किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं होता है तो वो गठबंधन करके अन्य पार्टियों के साथ और एक नेता नियुक्त करके उसको प्रधानमंत्री बना सकती है। ठीक है। आमतौर पर प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष बाद फिर से लोकसभा चुनाव होते हैं और फिर से सिलेक्शन होता है कि नेक्स्ट पीएम कौन होगा। यदि उसने प्रधानमंत्री ने अच्छे कार्य किए हैं तो जनता उसी को दोबारा चुन लेती है, और यदि नहीं किए हैं तो जनता किसी और को चुनती है। ठीक है जी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करता है। मंत्री अमूमन उसी पार्टी या गठबंधन के होते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल है, बशर्ते वे संसद के सदस्य हों। कभी कभी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो संसद का सदस्य नहीं हो, लेकिन उस व्यक्ति को मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदस्य में चुना जाना जरूरी है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें हमने देखा कि ऐसे व्यक्ति को प्रभार दे दिया गया जो किसी सदन का सदस्य नहीं था, तो उसने बाद में लोकसभा ना होकर तो राज्यसभा की सदस्यता ले ली। ठीक है जी। तो इस प्रकार से दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना जरूरी है मंत्रिपरिषद के व्यक्ति को। बात करते हैं मंत्रिपरिषद के निकायों की। तो मंत्रिपरिषद में किस प्रकार के मंत्री होते हैं, कौन कौन से पदों पर मंत्री होते हैं? तो इनमें सबसे प्रमुख मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री। अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं। ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के नाम पर फैसले करने के लिए बैठक करते हैं। इस तरह कैबिनेट मंत्रिपरिषद का सीट समूह होता है। इसमें करीब 25 मंत्री होते हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। ये विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। ये सेकंड दर्जे के होते हैं। लास्ट होते हैं राज्य मंत्री। अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े रहते हैं, उनकी सहायता करते हैं। चूँकि सारे मंत्रियों के लिए नियमित रूप से मिलकर हर बात पर चर्चा करना व्यवहारिक नहीं होता, लिहाजा फैसले कैबिनेट बैठकों में ही किए जाते हैं। इसी वजह से अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट रूप कहा जाता है। कैबिनेट टीम के रूप में काम करती है और मंत्रियों की राय और विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबको कैबिनेट के फैसलों की जिम्मेदारी लेनी होती है। भले ही कोई फैसला किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग का हो, लेकिन कोई भी मंत्री सरकार के फैसले की खुलेआम आलोचना नहीं कर सकता। हर मंत्रालय में सचिव होते हैं जो नौकरशाह होते हैं। ये सचिव फैसला करने के लिए मंत्री की जरूरी सूचना मुहैया कराते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री के अधिकार। तो यदि भारत की बात करें तो भारत में राष्ट्रपति जो है उसको नाममात्र का अध्यक्ष या नाममात्र का राजा कहा जाता है। ज़्यादातर अधिकार कार्यपालिका से जुड़े हुए प्रधानमंत्री को दिए गए हैं। संविधान में प्रधानमंत्री या मंत्रियों के अधिकारों को एक दूसरे से उनके संबंध के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन सरकार के प्रमुख के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह विभिन्न विभागों में कार्यों का समन्वय करता है। विभागों के विवाद के मामले में उसका निर्णय ही अंतिम माना जाता है। ठीक है जी। वह विभिन्न विभागों को सामान्य निगरानी करता है। सारे मंत्री उसके नेतृत्व में काम करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों का काम का वितरण व पुनर्वितरण करता है। उसे किसी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार भी होता है। नियुक्त करने का भी अधिकार होता है और बर्खास्त करने का भी अधिकार होता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो उसी के साथ सारा मंत्रिमंडल भी इस्तीफा दे देता है। इस तरह अगर भारत में कैबिनेट सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था है तो कैबिनेट के भीतर सबसे अधिक प्रभावशाली कौन है? प्रधानमंत्री है। दुनिया के सभी संसदीय लोकतंत्रों में प्रधानमंत्री के अधिकार हाल के दशकों में इतने बढ़ गए हैं कि संसदीय लोकतंत्र को कभी कभी सरकार का प्रधानमंत्री रूप भी कहा जाने लगा है। राजनीति में राजनीतिक दलों पार्टियों की भूमिका बढ़ने के साथ ही प्रधानमंत्री की पार्टी के जरिए कैबिनेट और संसद को नियंत्रित करने लगा है। मीडिया और राजनीतिक चुनावों को पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश करके इस रुझान में अपना योगदान करती है। भारत में भी हमारे प्रधानमंत्री के पास
सारे अधिकार सीमित करने की प्रवृत्ति देखी गई है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ढेर सारे अधिकारों का इस्तेमाल किया क्योंकि उनका जनता पर बहुत अधिक प्रभाव था। इंदिरा गांधी भी कैबिनेट के अपने सहयोगियों की तुलना में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थी। जाहिर है किसी प्रधानमंत्री का अधिकार उस पद पर बैठे व्यक्तियों के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है। अब आप इस कार्टून को देखिए, यह कार्टून उस लाइन की पुष्टि कर रहा है जो भी मैंने बोली कि इंदिरा गांधी अपने कैबिनेट के जो मंत्री थे उनकी तुलना में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थे। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी का जो चित्र है वो अन्य जितने भी मंत्री हैं उनकी तुलना में आदमकद रखा गया है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री का अधिकार उस पर पद पर बैठे व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है। जिस प्रकार से वर्तमान समय में जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हैं। उनकी भी काफ़ी यहाँ पर अपने अधिकार जो भी वो फैसले लेते हैं उनके फैसलों में उनकी चलती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें। लेकिन हाल के वर्षों में भारत में गठबंधन की सरकार, ये पिछले कुछ सरकारों की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार से पहले, उनमें प्रधानमंत्रियों के अधिकार कुछ हद तक सीमित हुए थे क्योंकि वो सरकार थी गठबंधन की सरकार। और गठबंधन की सरकार में जो पार्टी होती है उसको अन्य पार्टियों की भी माननी पड़ती है जो पार्टियाँ उसके साथ गठबंधन करती हैं। ठीक है जी, यदि ऐसा वो नहीं करेंगे तो उनको उनकी सरकार के गिर जाने का खतरा रहता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। शेष कल। ओके।